देश तक की शुरुआत हम एक बड़ी खबर से इस वक्त कर रहे हैं और वो खबर मुंबई से है, जहां पिटाई के मामले में पूर्व नेवी ऑफिसर मदन शर्मा ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर जमकर निशाना साधा है। मदन शर्मा ने कहा है कि अगर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कानून व्यवस्था नहीं संभाल पा रहे हैं तो इस्तीफा दे दें और जनता से माफी भी मांगें। मदन शर्मा अस्पताल से छुट्टी होने के बाद काफी गुस्से में थे। तल्ख उन्होंने बयान दिया है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा है। महेश शर्मा ने कहा, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, कोई कानून व्यवस्था नहीं है, मेरे परिवार पर खतरा है और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को इस्तीफा दे देना चाहिए। हम आपको मुंबई ले चले हमारे संवाददाता सौरभ वरकानिया के पास। उससे पहले सुनवाते हैं मदन शर्मा ने क्या कहा। उद्धव ठाकरे जी को मैं ये बोलना चाहता हूं कि अगर कानून व्यवस्था आप नहीं देख सकते हैं तो रिजाइन दे दीजिए, पब्लिक को डिसाइड करने दीजिए कि कौन सा गवर्नमेंट आकर के और इसको कानून व्यवस्था को संभालेगी। सिंपल तरीके से उनसे नहीं हो रही है तो उनको रिजाइन देना चाहिए। सीधे मुंबई ले चलते हैं, सौरभ वरकानिया हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। सौरभ, पहले से ही महाराष्ट्र सरकार जो है वो विवाद में है और अब इस पिटाई ने शिव सैनिकों द्वारा रिटायर्ड नेवी ऑफिसर की और उनका ये तल्ख बयान सीधे सीधे महाराष्ट्र सरकार पर कि आप इस्तीफा दे दीजिए। उनका बेटा पहले ही कहता है इस्तीफा दे दीजिए, उनकी बेटी पहले ही कहती है हमें डर लगता है। क्या ये मामला काफी बढ़ेगा और मुश्किलें पैदा करेगा सरकार के लिए? सौरभ, हमारी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हमारे संवाददाता सौरभ वरकानिया से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन एक बार फिर से हम आपको सुनवाएं, क्योंकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर कड़ा रुख अख्तियार करते हुए रिटायर्ड नेवी ऑफिसर मदन शर्मा ने कहा है कि वो इस्तीफा दे दीजिए क्योंकि आप कानून व्यवस्था नहीं संभाल पा रहे हैं। सुनिए। ठाकरे जी को मैं ये बोलना चाहता हूं कि अगर कानून व्यवस्था आप नहीं देख सकते हैं तो रिजाइन दे दीजिए, पब्लिक को डिसाइड करने दीजिए कि कौन सा गवर्नमेंट आकर के और इसको कानून व्यवस्था को संभालेगी। सिंपल तरीके से उनसे नहीं हो रही है तो उनको रिजाइन देना चाहिए। सौरभ, क्या आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? सही, मुझे आपकी आवाज आ रही है। सौरभ, बीजेपी धरने पर बैठ गई पुलिस कमिश्नर के ऑफिस के सामने। बेटी, बेटा और अब खुद रिटायर्ड नेवी ऑफिसर सामने आकर कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे इस्तीफा दें। क्या धाराएं बदली जाएंगी? क्या अब सख्त कार्रवाई की कोई उम्मीद लगातार इस मामले के बढ़ने के बाद हम कर सकते हैं? देखिए सईद, सबसे पहले तो ये जो वाकया हुआ है बहुत सारे सवाल खड़े करता है। सवाल इसलिए कि बेहद सिर्फ एक मामूली से व्हाट्सएप फॉरवर्ड के लिए एक रिटायर्ड नेवी ऑफिसर को इस तरीके से पीटा जाता है। ना सिर्फ पीटा जाता है, जो आरोपी है सईद, उनको सिर्फ चुटकियों में छोड़ भी दिया जाता है। पुलिस स्टेशन से जो सारे आरोपी है, 6 आरोपी, उनको ऑन टेबल सुबह 7 बजे अरेस्ट करने के बाद पुलिस स्टेशन से ही बेल भी मिल जाती है। जबकि जो विक्टिम है, जो रिटायर्ड नेवी ऑफिसर है, उनको अभी कुछ देर पहले 6 बजे के आसपास डिस्चार्ज मिला है। आप देखिए कि इसके अंदर कितने ज़्यादा सवाल खड़े होते हैं। अब हालत ऐसे हो गए हैं सईद कि जो उनकी बेटी है वो आज खुद सड़क पर बैठी थी धरना देने के लिए। उनके साथ बीजेपी के कार्यकर्ता थे, लेकिन उनका कहना है कि वो बेबस है, काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है क्योंकि आरोपियों को बस ऐसे ही छोड़ दिया गया। धाराएं तो ऐसी लगाई गई कि ऑन टेबल बेल हो गई। तो उनका कहना है जो ट्रेसपासिंग का सेक्शन है 452, साथ ही जो मारने का जो सेक्शन है 326, इसको लगाया जाए, आरोपी को दोबारा गिरफ्तार किया जाए। अगर इनको दोबारा गिरफ्तार नहीं किया, इन पर स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया गया, तो सोमवार को जितने भी रिटायर्ड आर्मी के लोग हैं, नेवी के ऑफिसर्स हैं, जो वेटरन्स हैं और बीजेपी के लोग मुंबई में बहुत ही बड़ा धरना देने वाले हैं। तो ये मामला यहीं पर समेटने वाला नहीं है। अगर आरोपियों से जो है उन पर स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया गया तो मुंबई में सोमवार को बड़े पैमाने पर
हमें धरना देखने को मिलेगा। मुंबई पुलिस के एक वरिष्ठ जो ऑफिसर है वो उनके सामने आए, जब बेटी धरने पर बैठी थी उन्होंने कहा कि आपकी जो कंप्लेंट है वो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं और आपको आश्वासन देते हैं कि हम जो आरोपी है उन पर कठोर कार्रवाई करेंगे। लेकिन जब हमने पूछा कि जो आपके पुलिस ऑफिसर्स है जो उस बहुत धन्यवाद सौरभ, आपका जानकारी दे रहे थे हमारे संवाददाता सौरभ वक्तानिया। लेकिन रिटायर्ड नेवी ऑफिसर ने अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर जमकर निशाना साधा है। अगली खबर भी हमारी मुंबई से ही है और रिया चक्रवर्ती ड्रग्स केस में एनसीबी यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जबरदस्त एक्शन में है। एनसीबी की टीम मुंबई में छापे मार रही है और साथ ही साथ गोवा में भी ड्रग पेडलर्स के ठिकानों पर यह छापेमारी चल रही है। 7 को हिरासत में अभी तक पुलिस ने ले लिया है। बड़े पैमाने पर ड्रग्स सीज किए गए हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एक बड़े ड्रग पेडलर जिसका नाम करमजीत है, जो केजे के नाम से जाना जाता है, उसे भी पकड़ लिया है। खबर के अनुसार सैमुअल मिरांडा शौविक को केजे ड्रग सप्लाई किया करता था, जो बाद में रिया और सुशांत तक पहुंचा करती थी। मुंबई और गोवा में छापेमारी अनुज केशवानी के खुलासे पर हुई है। रिया से पूछताछ में कैजान का नाम आया था। गिरफ्तारी के बाद कैजान ने अनुज का नाम लिया था। इसी के बाद अनुज की गिरफ्तारी हुई थी और इस छापेमारी से ड्रग्स लिंक्स का बड़ा खुलासा हो सकता है। कड़ियां लगातार जुड़ती जा रही हैं और एक के बाद एक ड्रग पेडलर्स पर शिकंजा कसता जा रहा है। खबरों में मुंबई, एक और खबर मुंबई से यह खबर आ रही है जहां कंगना रनौत कल महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिलने जा रही हैं। कल शाम 4 बजे के लगभग कंगना राज्यपाल से मिलेंगी और उनके ऑफिस में बीएमसी ने जिस तरह से तोड़फोड़ की कार्रवाई की है उस पर अपना विरोध व्यक्त करेंगी। तो कंगना पहले से ही महाराष्ट्र की उद्धव सरकार पर हमलावर हैं और अब वो इस मामले को और आगे ले जाना चाहती हैं और ले जाएंगी। लगातार ट्वीट करके वो उद्धव ठाकरे पर सवालिया निशान लगाती हैं। महाराष्ट्र सरकार से कंगना रनौत की ठनी हुई है। महाराष्ट्र सरकार ने उनके दफ्तर में हुए अवैध निर्माण को गिराकर उनसे बदला जरूर लिया। सामना में जो शिवसेना का मुखपत्र है उसमें कंगना को लेकर इशारों में बात छपती रहती है। समंदर में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं किया जा सकता, किसी ने नहीं किया है। ये एक और चेतावनी शिवसेना की तरफ से कंगना को दी गई है। लेकिन अब कंगना ने राज्यपाल से, गवर्नर से मिलने का तय किया है और कल शाम 4:30 बजे कंगना मिलने जा रही हैं भगत सिंह कोश्यारी, जो कि महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, और उनसे मिलकर वो अपने साथ जो भी हुआ है वो उनके सामने रखना चाहती हैं। कंगना ये बता रही हैं कि उनके साथ बदले की भावना से कार्रवाई की गई और जिस तरह से वो सुशांत केस के बाद ड्रग्स को लेकर खुलासे कर रही थी उससे नाराज सरकार ने कार्रवाई की। चीन अब गिन लो दिन, ये विशेष पेशकश हमारी सहयोगी श्वेता के साथ अब देखिए। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। हम इस समय लद्दाख में मौजूद हैं और आज जो हम खास पेशकश आपके लिए लेकर आए हैं वो आपके मन में एक एक जो आशंका उठ रही है उसका जवाब देगा। सवाल ये कि क्या जो परिस्थितियां यहां लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर बन रही हैं वहां पर कहीं युद्ध तो नहीं होने वाला है। देखिए, दिन ढल रहा है, अंधेरा ढल रहा है और इस अंधेरे के ढलने के साथ ही चीन अपने सारे काले मंसूबों को LAC पर प्रकट करना चाहता है। हमने देखा था कि किस तरीके से ऊंचाइयों को जब हमने हासिल किया, भारतीय सेना ने वहां पर अपना नियंत्रण किया, उसके बाद से चीन की पूरी कोशिश रही कि रात के ऐसे ही अंधेरे में दबे पांव घुसकर जाए किसी तरीके से उन चोटियों पर वो भारत से वापस नियंत्रण ले सके, लेकिन इसमें वो कामयाब नहीं हो पा रहा है। मैं आपको बता दूं कि इस समय हमारे साथ हमारे तमाम संवाददाता जुड़ेंगे। लद्दाख का जो पूरा क्षेत्र है जहां पर यह विवाद चल रहा है, ईस्टर्न लद्दाख में 800 से अधिक किलोमीटर का यह पूरा दायरा है। यहां पर अलग अलग इलाकों में हमारे अलग अलग संवाददाता मौजूद हैं। अभिषेक भल्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं, गौरव सावंत हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मनजीत सिंह नेगी जो कि पैनी नजर रखते हैं रक्षा के तमाम विषयों पर, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और मलोग्या लोईवाल जो कि अरुणाचल प्रदेश यानी कि हमारी सबसे पूर्वी जो सीमा लगती है चीन के साथ, वहां पर मौजूद हैं। हम सबसे पूरा हाल लेंगे और आपको बताएंगे कि ये जो 3500 किलोमीटर जो पूरे दोनों देशों के बीच का जो सरहद है वहां पर हालात किस तरीके के हैं। पहले हम आपको अपनी ये विशेष रिपोर्ट दिखाते हैं। अब एकमात्र विकल्प है
क्या दुनिया को युद्ध की विभीषिका में ढकेल कर ही मानेगा चीन? ये 3 बड़े सवाल हैं और तीनों सवालों के जवाब तकरीबन हाँ हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि जब तक कमांडर स्तर की बातचीत फेल हो रही थी, तब तक भी एक उम्मीद थी कि बड़े स्तर पर बातचीत में आखिरकार बात बन जाएगी। लेकिन नहीं, अपने मोहरों को पिटता देख चीन मंत्री स्तर की बातचीत में विफल रहा है, वार्ता विफल कर रहा है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर मौसम तेजी से बदल रहा है। अगले महीने तक कड़ाके की ठंड यहाँ पर आ जाएगी, लेकिन कुछ नहीं बदल रहा है, तो वो है चीन का रुख। कितने दौर की बातचीत हो गई है, लेकिन चीन बदल नहीं रहा है। बार बार जो बात करता है उसे लेकर अचानक पलट जाता है। यहाँ तक कि भारत ने जो ऊंचाई की चोटियों पर अपना नियंत्रण रखा है, चीन उसका सामरिक महत्व समझते हुए बार बार अंधेरों में ये कोशिशें करता है कि किसी तरीके से वापस वहां पर किसी तरह से वो काबिज हो सके। लेकिन हिंदुस्तान की जमीन है और इंच इंच भर भूमि पर किसी दुश्मन को पांव नहीं रखने देंगे, यही भारतीय सेना का प्रण है। पहले दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों की बातचीत हुई फिर दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की भी बातचीत फेल। समझिए चीन का असली खेल। मॉस्को में भारत के रक्षा मंत्री से बातचीत के लिए एक तरह से गिड़गिड़ाया था चीन। फिर बात हुई पूरे 2 घंटे, लेकिन भारत ने 2 टूक कहा कि घात लगाना बंद करो, फिर करो बात। तो बात चीन को चुभ गई। अमन की आशा जैसे बयानों के अलावा शांति बहाली के लिए कोई एक्शन चीन ने नहीं लिया। और फिर विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री वांग वी के बीच बातचीत हुई। वांग वी शी जिनपिंग के बाद कम्युनिस्ट पार्टी में सबसे ताकतवर नेता है। कहने को दोनों देशों के बीच 5 सूत्रीय फॉर्मूले पर बातचीत हुई, लेकिन चीन फिर फैल गया। भारत को भड़का रहा है चीन। बातचीत कर बस टाइम पास कर रहा है चीन। अक्टूबर-नवंबर में हमले की तैयारी। जी हां, टाइम पास कर रहा है चीन ताकि सर्दियां आ जाए, पेंगोंग झील जम जाए, पहाड़ियां बर्फ से ढक जाए, तब अपनी असली करतूत दिखाए। क्योंकि भारत की थल सेना से थर थर कांप रहा है चीन। लाजमी भी है, क्योंकि गुजरे 2 हफ्तों में 3 बार उसे मुंह की खानी पड़ी है। पेंगोंग झील के दक्षिणी छोर पर 29 और 30 अगस्त की रात घुसपैठ कर रही चीनी सेना को भारतीय सेना ने खदेड़ भगाया। इसके साथ ही ऊंचाई वाले कई इलाकों में अपनी स्थिति मजबूत करता गया है भारत। सामरिक महत्व वाले काला टॉप, हेलमेट टॉप और गोस्वामी टॉप पर चीन को चित्त करते हुए भारत ने अपनी फौज की तैनाती कर दी है। भारत की फौज इस पेंगुर गैप में मगर हिल और गुरुंग हिल पर भी तैनात हो गई है। बौखलाए चीन ने 7 सितंबर को एलएसी पर हवाई फायरिंग भी की थी। 45 साल में पहली बार, यानी 1975 के बाद पहली बार भारत चीन सीमा पर गोलियां चली। पेंगोंग लेक के दक्षिण में ये वही इलाका है जहां 7 सितंबर को चली थी गोलियां। ये रेजांगला और गुरांग हिल के बीच का इलाका है। चीन ने सोचा था दबे पांव आएंगे, कब्जा कर बैठ जाएंगे, मगर भारतीय सैनिकों ने उसे त्राहिमाम करने को मजबूर कर दिया। चीन दुनिया में ढिंढोरा पीटने लगा कि देखो भारत के सैनिकों ने गोली चलाई है। इसे कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। वैसे एक बात भारतीय सेना ने गांठ बांध ली है कि पलटवार नहीं करेगी, वो वार करेगी। ऐसे नहीं होगा कि एक्शन चीन ले, रिएक्शन भारत दे। अब एक्शन भी होगा, रिएक्शन भी। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की ओर बढ़ते हुए जितनी ऊंची चोटियों को आप देखेंगे, सब पर देखेंगे कि बर्फ जमी हुई है और बर्फबारी काफी हो चुकी है। वहां पर ये वो इलाके हैं जहां पर नदियां भी बहती हैं, जैसे गलवान नदी का हिस्सा हो गया या फिर पेंगोंग झील हो गया। पानी जब इतनी ऊंचाई पर रहेगा तो वहां पर ठंड बहुत ज्यादा रहती है। जैसे जैसे हम एलएसी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ये चुभती हुई ठंड और ये तेज हवाएं बढ़ती जा रही हैं।
वहां पर भारतीय सैनिक तैनात हैं। भारत ने इस बार जो तैयारियां की हैं वो खास टेंट्स जो उस ऊंचाई पर उस तापमान के लिए सूटेड हैं वो वहां पर भेजे जा चुके हैं। उन कपड़ों का खास इंतजाम किया गया है क्योंकि अगर परिस्थिति इस तरीके से बद से बदतर होती जाएगी तो इन चीजों की आवश्यकता बहुत ज्यादा रहेगी और भारत ने किसी भी तरह की अपनी तैयारियों में कोई कोताही न बरतने का फैसला किया है। सिर्फ एलएसी नहीं, एलओसी तक हम आपको लेकर जाएंगे। अशरफ वानी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम जानकारी लेंगे क्योंकि अगर दो मोर्चों की लड़ाई यहां पर होती है तब क्या हिंदुस्तान उसके लिए तैयार है। लेकिन क्या यह कहना गलत होगा? गौरव सावंत, सबसे पहले आपके पास आ रही हूं मैं। गौरव सावंत, ये बताइए क्या ये कहना गलत होगा अगर हम ये कहते हैं कि चीन की तरफ से जो संकेत हमें मिल रहे हैं वो संकेत यही मिल रहे हैं कि वो युद्ध की कोशिश कर रहा है, वो किसी भी चीज से मान ही नहीं रहा है। और जैसे जैसे मौसम में और ज्यादा ठंडक आ रही है, अभी तो शहर का न्यूनतम तापमान 60 डिग्री तक गिर रहा है। जिन इलाकों में हमारे सैनिक तैनात है वहां की ये तेज हवाएं और बर्फीली ठंड, चीन सोच क्या रहा है? गौरव, चीन बहुत ही कुटिल देश है और उसकी सोच भी वैसी ही कुटिल है। वो बिना युद्ध करे ये चाहता है कि भारत इस क्षेत्र से पीछे हट जाए और वो इस इलाके पर अपना कब्जा जमा ले। लेकिन 3 ऐसे बड़े ऑपरेशंस हुए हैं जिसमें भारत ने साफ कर दिया कि हम पीछे नहीं हटेंगे। चाहे वो गलवान घाटी हो जहां हमारे 20 योद्धा ने अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया श्वेता, लेकिन चीन को पीछे खदेड़ा। चाहे वो दक्षिण पेंगोंग त्सो हो जहां आज हम मगर हिल, गुरुंग हिल, रिजांगला, रिचिनला इन सब ऊंचाइयों पर हैं जिसमें न केवल टैक्टिकल बल्कि स्ट्रेटेजिक एडवांटेज भारत के पास है और इससे चीन बौखला गया है। और तीसरा, पेंगोंग त्सो के एक तरह से चक्रव्यूह रचते जा रहे हैं हम चीन के चारों ओर, चक्रव्यूह रचते जा रहे हैं जिस चक्रव्यूह के चारों ओर जो हाई ऑल्टीट्यूड के जितने भी ऊंचाई वाले पहाड़ हैं वहां पर हम काबिज हैं। लेकिन इसके साथ एक और ब्रेकिंग न्यूज इस समय की आपको दे दें कि भारत अपनी तैनाती किस तरीके से दुरुस्त कर रहा है। सेना के साथ आईटीबीपी के जवान भी रहते हैं और उस बाबत एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज जो कि मेरे सहयोगी अभिषेक भल्ला इस समय लेकर आ रहे हैं। अभिषेक भल्ला, बताइए क्या तैयारी है हिंदुस्तान की, किस तरह की तैनाती कर रहे हैं हम? देखिए श्वेता, पिछले कुछ दिनों में जिस तरह के डेवलपमेंट्स हुए हैं, चीन की तरफ से मोबिलाइजेशन बहुत ज़्यादा हुआ है, खास करके साउथ पेंगोंग लेक में और फिंगर एरिया नॉर्दर्न पेंगोंग लेक पर भी। और इसके चलते बहुत क्लियर है, बहुत साफ है ये बात कि भारतीय सेना को भी अपनी डिप्लॉयमेंट मैच करनी पड़ेगी। इसीलिए जो आईटीबीपी और भारतीय सेना के फ्रेश डिप्लॉयमेंट जो वहाँ होने वाली है उनकी तैयारियां चल रही हैं और फोकस इसी पर है कि कैसे पहाड़ियों पे चढ़ा जाए, क्योंकि अब लड़ाई वही जीतेगा जिसके पास पहाड़ियों का कब्जा होगा। तो उसी तरह की ट्रेनिंग चल रही है इस फ्रेश रिक्रूटमेंट के लिए और आने वाले दिनों में एक फ्रेश बैच आईटीबीपी ट्रूप्स का पहुंचेगा इन इलाकों में और आमना सामना करेगा चीनी सेना के साथ। मनोज्ञा लोईवाल भी हमारे साथ अरुणाचल प्रदेश से इस समय जुड़ी हुई हैं। मनोज्ञा लोईवाल, बड़ी अजीब सी बात होती है कि भारतीय सैनिक जो रेस्क्यू करते हैं, बचाव करते हैं, यानी कि जो चीनी नागरिक है उनका, और उसके बाद चीन पकड़कर और उसके बाद एक ढोंग सा रच देता है। लेकिन आज राहत बहुत महसूस हो रही होगी वहां पर भी जो आम नागरिक है, जिनके परिवार वाले खास करके उस धोखेबाज, उस चतुर चीन द्वारा छोड़े गए हैं। चीन की चालबाजी कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार चीन ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वो अपनी चालबाजी से किसी भी स्थिति में बाज नहीं आएगा। आज की जो हरकत है, जब सुबह 9:30 बजे भारतीय युवकों को छोड़ना था और उन्हें भारत में प्रवेश करना था, तभी ग्लोबल टाइम्स से एक ट्वीट आता है जिसमें ये कहा जाता है कि ये एक साजिश है, भारत की इंटेलिजेंस एजेंसियों की साजिश है, ये साबित करने के लिए कि वो चीन में घुसकर जासूसी करेंगे। आप अंदाजा लगा सकते हैं उस हरकत का, जहां 5 युवक रास्ता भूलकर चीन में घुस जाते हैं, या कि यूं कहें एलएसी पर, और उसके बाद चीन ट्वीट करके कहता है कि अरुणाचल प्रदेश को वो भारत का हिस्सा नहीं मानता, ये दक्षिण तिब्बत है, और वहीं कहता है दूसरी ओर कि जो लोग हैं वो भारत से जासूसी करने आए थे। 5 युवक जो वहां के आसपास के रहने वाले हैं, उन रिहायशी इलाकों के, जो उन जंगलों के जरिए कभी कभी रास्ता भटक भी जाते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन चीन किसी भी स्तर तक जा सकता है। आज की हरकत फिर एक बार ये साबित करती है कि आने वाले दिनों में
मंजीत सिंह प्रदेश नेगी, के लोगों ने जिस मंजीत तरह से नेगी, ये भारत बताइए सरकार पर हर कि बात ये पर सारी भरोसा चीजें जो किया चल रही हैं ये दिल्ली में बैठकर भी देखा जा रहा है, और इसीलिए जो बैठकों का दौर है उसमें हम देखते हैं कि बार बार चाहे रक्षा मंत्री, सीडीएस समेत तमाम जो अलग अलग सेना अध्यक्ष हैं उनसे और साथ में अजीत डोभाल से सब मुलाकात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री भी इस बात की टोर रख रहे हैं। हिंदुस्तान के मन में इस समय क्या चल रहा है? तैयारियां तो हम सरहद पर देख रहे हैं, उसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। मंजीत, श्वेता, कल भी साउथ ब्लॉक में एक बड़ी बैठक हुई थी जिसमें रक्षा मंत्री के अलावा एनएसएस डोभाल, तीनों सेना प्रमुख सब लोग मौजूद थे। और जिस तरह का संकेत कुछ दिन पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने दिया था कि अगर बातचीत से रास्ता नहीं निकलता है तो हमारे मिलिट्री सैन्य विकल्प खुले होंगे, तो उस बात को लेकर एक तरह की आम राय बनती हुई दिख रही है। हालांकि कल एक कुछ इस तरह के संकेत खासतौर से विदेश मंत्रियों की बैठक में से निकले थे कि आगे बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, उसको लेकर कुछ प्लान की बात की गई थी। और बहुत दिनों से जो कोर कमांडर स्तर की बातचीत नहीं हुई थी उसको दोबारा करने की बात हो रही है। उम्मीद की जा रही है कि अब कल की जो बैठक हुई है उसके बाद अब अगले हफ्ते यानी कि सोमवार के बाद किसी भी दिन कोर कमांडर स्तर की बातचीत होगी। काफी दिनों से वो बातचीत नहीं हुई थी। लेकिन अगर हम साउथ ब्लॉक या दिल्ली की बात करें, यहाँ पर एक तरह से चीन की जिस तरह की खासतौर से अभी पिछले 10 दिनों की मूवमेंट को देखें, उसको लेकर ये तैयारी जरूर हो रही है कि आने वाले दिनों में 14,000 से लेकर 20,000 फीट तक सितंबर से लेकर अक्टूबर तक जब सर्दियां होंगी उस दौरान चीन से कैसे मुकाबला करना है उसकी तैयारी पर चर्चा शुरू हो गई है। क्योंकि चीन को बहुत गुमान है इस बात पर, चीन को बहुत गुमान इस बात पर हो रहा है कि ठंड में कैसे भारतीय सेना वहां पर रहेगी। वो ट्वीट इसके बारे में करते हैं अपनी तरफ से, लेकिन उन्हें यह समझना चाहिए कि भारतीय सैनिक जो हैं वो सियाचिन जैसी जटिल ऊंचाइयों पर भी साल के हर एक दिन तैनात रहते हैं। ऐसा कोई भी अनुभव चीन के पास नहीं है। लेकिन अगर चीन अड़ा रहा, अगर चीन यही चाहता है कि युद्ध हो, तो इस युद्ध का अंजाम क्या हो सकता है? देखिए ये रिपोर्ट। तय है कि बिना पिटे एलएसी से हटेगा नहीं चीन। तय है कि जब तक तोड़ा नहीं जाएगा आंखें तरेरता रहेगा चीन। अब चीन को उसी की भाषा में मुंह तोड़ युद्ध तो युद्ध ही सही, चीन को सबक सिखाकर ही सही करना है। चीन को चकनाचूर किया जाएगा। युद्ध हुआ तो चीन को तोड़ देगा भारत। विंटर वॉरफेयर में भारत को है महारत। वाहेगुरु जी की फतेह। 2 दिन पहले विधि विधान के साथ वायुसेना में राफेल की एंट्री आपने देखी। So Father we pray. आपको पता है कि दुनिया में इस तरह मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट कोई नहीं है। चीन के पास तो बिल्कुल नहीं। आपको पता है कि 5 टन हथियार लेकर 2200 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ता है राफेल, वो भी मेट्योर से लेकर हैमर मिसाइलों को लेकर। डिटेल में उस पर रिपोर्ट कई बार आपकी आंखों के सामने से गुजरी है। बस इतना समझ लीजिए कि राफेल ने बदल दिया है खेल। फेल होकर रहेगा चीन। होश उड़ गया है चीन का। जी हां, चीन का होश उड़ गया है। सुपर पावर बनने और दिखाने का चुल उसे जरूर मची है, लेकिन उसके पैरों तले जमीन खिसक रही है। उसे पता है कि उसके खिलौने, तोपों और पिद्दी फाइटर जेटों का कोई भरोसा नहीं है। उन कैमरों के सामने भी उसकी तोपों की भद्द पिट चुकी है, जिनके जरिए वो दुनिया में अपनी ताकत नुमाइश करना चाहता था। और इधर देखिए, थल सेना और आईटीबीपी के साथ वायुसेना ने भी अपनी शक्ति झोंक दी है। पिछले 3 महीनों से सरहद के आसपास सनसनी मचा रहे हैं भारत के सुखोई फाइटर टेस्ट। मिग-29 की महारत चीन को जंग से पहले ही आहत कर रही है। तेजस का तेज भी चीन को चकनाचूर कर देगा। और सुनिए, जैसे ही भारत को लगा कि चीन सुधरेगा नहीं, भारत ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती एलएसी के पास कर दी है। भारत का एयर डिफेंस सिस्टम आकाश, स्पाइडर, एमआरसैम मिसाइल से लैस है। इसके जरिए चीन के शहरों को तबाह किया जा सकता है। यही नहीं, एयर डिफेंस सिस्टम चीन की तरफ से आने वाले किसी भी खतरे से सेना को आगाह कर देगा और खुद एक्शन लेते हुए सीधे टारगेट को उड़ा देगा। आश्वस्त रहिए, भारत पर आंच आने से पहले कांप जाएगा चीन।
काउंटर वॉरफेयर के हम लोग एक्सपर्ट्स हैं और आज की तारीख पे जब हम देख रहे हैं कि चीन पीछे हट नहीं रहा है तो हम लोग रिएक्शन नहीं, अब हम लोग अपने आप को ठीक रखने के लिए, अपने पोजीशंस को ठीक रखने के लिए अब हम लोग एक्शन कर रहे हैं। वायुसेना के बाद अब देखिए थल सेना की तैयारी। भारत की फौज मौज में इसलिए है क्योंकि एलएसी पर उसके पास है T-90 टैंक, T-72 और BMP। भारत की सेना ULH, M77, बोफोर्स 105 mm फील्ड गन से लैस है। लॉन्ग रेंज आर्टिलरी की बात करें तो समर्च और बिना का एलएसी पर तैनात आईची, उसका गुरूर जमींदोज कर देगी भारत की फौज। 50,000 थल सैनिक इसी मौके का इंतजार कर रहे हैं। और याद रखिए, इस भारतीय सेना ने करगिल युद्ध लड़ा और जीता है। यह भारत की सेना है जो सियाचिन जैसे दुरूह इलाके में, जहां तापमान -40 डिग्री होता है, वहां भी डटी रहती है। कहने का मतलब यह है कि अक्टूबर-नवंबर में भी अगर युद्ध होता है तो भारत को भारी अनुभव है विषम परिस्थितियों में जंग लड़ने और जीतने का। उनके जमावड़े को देख रहे हैं, उनकी प्रिपरेशन को देख रहे हैं, उनकी मूवमेंट के ऊपर हमारी नज़र है। और चाइना जो है काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ है। फिंगर एरिया में भी, फिंगर 4 के ऊपर भी हमने तमाम हाइट्स को पकड़ लिया है। इसके अलावा गलवान में भी, वैली चाइना के पास में, वहाँ भी हाइट्स जो है हिंदुस्तान ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया है। यानी दूसरे लफ्ज़ों में हम अभी रिएक्शन नहीं, हम एक्ट कर रहे हैं और इससे चाइना जो है काफ़ी ज़्यादा चिंतित है। आप ये मानकर चलिए कि चीन के मान मर्दन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। दुनिया में कोरोना से कोहराम मचाने और पड़ोसियों को आंख दिखाने वाले देश का इलाज जरूरी भी हो गया है। पिछले 40 सालों से भारतीय सेना दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में दुश्मन से मुकाबला कर रही है। ऊंचे पहाड़ी इलाकों में कैसे लड़ाई जीती जाती है, ये भारतीय सेना ने करगिल युद्ध के दौरान कर दिखाया। और अब ऐसे ही हालात लद्दाख में चीनी सेना के साथ बने हुए हैं। ऐसे में भारतीय सेना इन ऊंचे पहाड़ी इलाकों में युद्ध की तैयारी में जुट गई है और जीतनेगी दिल्ली आज तक। तो वो जो ये कटाक्ष करते हैं कि चीन कितना भीतर घुसाया भारतीय सीमा में, बता दीजिए, वो सुन लें कि आज उन चोटियों पर बैठे हुए भारतीय सैनिक उनके हर सवाल का जवाब दे रहे हैं। सियासत सेना के साथ नहीं हो सकती। बहरहाल, एक हमारी फौज लगी हुई है सरहदों पर और उस पूरी सरहद पर हमारे रिपोर्टरों की फौज भी मौजूद है। हमारे साथ अभिषेक भल्ला, गौरव सावंत और मैं लद्दाख से इस समय मौजूद हैं। और इसके साथ ही अशरफ वानी लाइन ऑफ कंट्रोल के हालात बताने के लिए श्रीनगर से मौजूद है। ब्रेक के बाद उनके पास जाएंगे मनोकिया लोईवाल अरुणाचल प्रदेश से, और दिल्ली जहां सारी गतिविधियां चल रही है वहां से मंजीत सिंह नेगी हमारे साथ। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद आईटीबीपी किस तरीके से तैयारी, यहां पर सीधे लद्दाख की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको लिए लेकर हाजिर होंगे इस ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।